हेलो नमस्कार जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है क्लियर कॉन्सेप्ट चैनल पर। आज हम क्लास 6 के ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर करेंगे जो कि है ग्लोब, जिसमें हम लोग अक्षांश एवं देशांतर को देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए ग्लोब की बात हो रही है। अब देख लेते हैं हम लोग नीचे। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं, और दूसरा है पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। यहाँ है, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदुएं जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो हम लोग ऊपर देख लेते हैं सबसे पहले ग्लोब को। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए नीचे में एक सुई है जो कि इसका अक्ष है, और ऊपर में जो है यहाँ पे ध्रुव है और नीचे में भी ध्रुव है। ऊपर वाले ध्रुव को हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और नीचे वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत-वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। देखिए ये जो विषुवत-वृत्त है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। देखिए ऊपर वाला जो हो जाता है, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, जबकि नीचे वाला हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जितना भी अक्षांश है, यहाँ पे सारा पैरेलल है इसके। ठीक है,
विषुवत वृत्त के सारा क्या है, पैरेलल है। अभी देखिए यहाँ पे जो विषुवत वृत्त है जो 0 डिग्री है, इसके पैरेलल उत्तर 20 डिग्री इसके पैरेलल, फिर इसके बाद 40 डिग्री उत्तर इसके पैरेलल, फिर इसके बाद क्या कहते हैं 60 डिग्री इसके पैरेलल। तो ये सब सभी क्या है, सभी रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे में। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो विषुवत वृत्त है क्या दिखाती है, 0 डिग्री अक्षांश को दिखाती है। चूंकि विषुवत वृत्त दोनों तरफ से ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 डिग्री अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी ये भी उत्तरी अक्षांश है, ये भी उत्तरी अक्षांश है, जबकि ये नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश और ये भी दक्षिणी अक्षांश। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान को उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ भी दक्षिणी लिखा हुआ है, यहाँ भी दक्षिण लिखा हुआ है, जबकि ऊपर के साइड यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है और यहाँ पे भी उत्तर लिखा हुआ है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। देखिए यहाँ ऊपर में दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 20 डिग्री उत्तर, देखिए उत्तर के साइड है और 20 डिग्री दक्षिण विषुवत वृत्त के नीचे के साइड है। तो हम लोग देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पे है महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। देखिए विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं भी है। ये है, देखिए वो चारों रेखाएं कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, तीसरा है विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त और चौथा है विषुवत रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो चलिए हम लोग इसको ऊपर में देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में देखिए कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में है, जबकि नीचे देखिए मकर रेखा है जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में है, और यहाँ पे देखिए दक्षिण ध्रुव वृत्त है जो कि 66.5 डिग्री दक्षिण में है, और ऊपर है उत्तर ध्रुव वृत्त जो कि 66.5 डिग्री उत्तर में है। तो यही 4 रेखाओं के बारे में बात हो रही थी। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पे है
कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो देखिए ये दोनों रेखा पे ही सूर्य सिर के ऊपर रहता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ऊपर का कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा कटिबंध पड़ता है। इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, और नीचे भी विषुवत वृत्त और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जबकि मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, और कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के क्षेत्र को भी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं उत्तरी शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है, जो कि उत्तर में है तो इसलिए उसको उत्तरी शीत कटिबंध कहेंगे, और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को दक्षिणी शीत कटिबंध कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे देशांतर क्या है। देखिए, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलते हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। तो देखिए यहाँ पे ये अक्षांश जो सबसे बड़ा अक्षांश होता है क्या, विषुवत वृत्त होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बाकी जो उत्तर हो या दक्षिण में वो क्या होता है, सब धीरे धीरे छोटा होते जाता है। इससे छोटा, फिर ये हो जाएगा इससे छोटा, और ये हो जाएगा इससे छोटा, और ये हो जाएगा इससे छोटा। लेकिन ये जो देशांतर होता है, जो इसकी लंबाई सभी की बराबर होती है। ये भी देशांतर बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, सारा बराबर होगा, क्योंकि सारा देशांतर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है, जिसकी लंबाई समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये है प्रमुख यामोत्तर, जिसको हम लोग GMT लाइन भी कहते हैं। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान्य 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक का गणना करते हैं। तो देखिए इस देशांतर को हम लोग 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। प्रमुख यामोत्तर
तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। यहाँ पे देखिए क्या है कि 0 डिग्री यामोत्तर है और इसके इस साइड पूर्वी गोलार्ध और इधर साइड पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पू अक्षर तथा पश्चिम के लिए प का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प जो लिखा हुआ है क्या है, यहाँ पे पश्चिम बता रहा है, और यहाँ पे पू जो लिखा हुआ है यहाँ क्या बता रहा है, पूरब की ओर बता रहा है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। देखिए ये जो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर है, जो वो क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है, जो कि 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर के अपोजिट साइड में स्थित है। यानी कि इधर से देखिए, यहाँ से जो है हो रहा है वो कौन सा हो रहा है रेखा, वो हो रहा है 180 डिग्री यामोत्तर। अब गलों पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो गलों पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये अक्षांश और देशांतर मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रिड का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ग्रिड का निर्माण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो विषुवत वृत्त है, इसके ऊपर वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और इधर साइड वाले को कौन सा बोलते हैं, पूर्वी देशांतर। तो देखिए अब उस बिंदु को देखें जहाँ पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु ध्रुवरी की सही स्थिति होगा। अब यहाँ पर हम लोग को क्लियर मैप नहीं दिया हुआ है, अगर मैप दिया होता तो हम लोग उस जगह का लोकेशन देख पाते। देखिए देशांतर रेखा, देखिए यही है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि इंग्लैंड से होकर गुजरती है ग्रीनिच से, जिसको हम लोग GMT भी बोलते हैं। और यह है 180 डिग्री देशांतर, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, ठीक है। देखिए समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उसका समय ग्रीनिच से पीछे होगा। समय के अंतर की दर को गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर लगभग 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं
4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 360 को 24 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता चल जाएगा, इसका 15 आएगा, यानी कि 1 घंटे में कितना घूमती है पृथ्वी, 15 डिग्री घूमती है। और अगर हम 60 मिनट को 15 से भाग दे देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है, ठीक है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय यानी कि उसके अपोजिट साइड में 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, ठीक है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा सिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय को क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरा देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए भारत का क्या हो जाएगा, यहाँ पे GMT प्लस 5.5 हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ठीक है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो देखिए वहाँ पे भारत और इंग्लैंड के बीच समय का अंतर कितना है, तो 5.5 घंटा का अंतर है, ठीक है। भारत ग्रीनिच से 82 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ पे 1 से अधिक मानक समय अपनाया गया। उदाहरण के लिए रूस, देखिए रूस में क्या है, 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है।
अब देखिए 15 डिग्री देशांतर कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे जो देखिए पृथ्वी जो है एक दिन में 360 डिग्री घूमती है। जब हम इसको इस 24 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यह 15 डिग्री के देशांतर के भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।